राम राम दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं। कल हम चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य का पहला संस्थापक पढ़ चुके हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए हम चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए। बिंदुसार ने 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया। तो चलिए आइए देखते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। अमित्रघात, सिंहसेन आदि के नाम से भी जाना जाता था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस और डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी, फिलाडेल्फियस और डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखलीपुत्र गोसाल था। अब अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता था। मस्की और गुर्जर अभिलेख के अतिरिक्त नेतुर और उद्गोलम के अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। सिंहली अनुश्रुतियों यानी कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में किया था। कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। चलिए अशोक के शासन का महत्वपूर्ण वर्ष को भी देख लेते हैं। नौवें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया था। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया था और 13वें वर्ष में धम्म और का शिलालेखों का अंकन किया था। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। लुम्बिनी की यात्रा करने के बाद और अशोक ने कर को घटा करके 1/8 कर दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री
संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति को पाटलिपुत्रा में आयोजित करवाया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गया। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, सलीसुक, देववर्धन, शतधनुष और वृद्धरथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा संपूर्ण व्यवस्था का शीर्ष पर होता था। राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति प्राप्त थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश या केंद्र प्रांत, विषय या ग्राम में किया गया था। केंद्रीय राजा के सहयोग के लिए अमात्य यानी कि प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ यानी कि उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारी की संख्या 18 थी। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित है। समाहर्ता यानी कि राजस्व विभाग का प्रधान, अनिघाता यानी कि राजकीय कोषाध्यक्ष, सीता अध्यक्ष यानी कि राजकीय कृषि विभाग का प्रधान, पन अध्यक्ष यानी कि वाणिज्य विभाग का प्रधान, पलाध्यक्ष यानी कि महालेखाकार, सेनापति यानी कि सैन्य विभाग का अध्यक्ष। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी। एक पैदल सेना, दूसरा हाथी सेना, तीसरा घोड़सवार सेना और चौथा रथ सेना। न्यायिक व्यवस्था के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभक्त था, एक धर्मस्थायी, एक कंटक शोधक। धर्मस्थायी जो था दीवानी न्यायालय और कंटक शोधक जो था वो फौजदारी न्यायालय। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गुरपुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को 4 भागों में विभक्त किया गया था। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक संस्था, दूसरा संचार। संस्था उसे कहते थे जो एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य किया करता था, और संचार उसे कहते हैं जो घूम घूम कर गुप्तचर कार्य किया करता था। मौर्य प्रशासन 5 प्रकार में विभक्त था। प्रांतों के प्रशासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। पहला उत्तरापथ तक्षशिला, दूसरा दक्षिणापथ
स्वर्णगिरी। तीसरा प्राच्य यानी कि पाटलिपुत्र। चौथा अवंती यानी कि उज्जैनी। पांचवा कलिंग यानी कि तोसली। प्रांतों को विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। 10 गांवों के समूह के प्रमुख को गोप कहते थे, यानी कि 10 गांवों के प्रमुख को गोप कहते थे। नगर प्रशासन का संचार 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। अर्थव्यवस्था। मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग और व्यापार था। सर्वाधिक आय प्राप्ति कृषि से होती थी। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार में 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह यानी कि भरूच था, जो कि अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड को प्रदान किया गया था। सामाजिक व्यवस्था। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान और अहीर, कारागार, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासदन था। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा प्रचलन को स्वीकार नहीं किया। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्य कला। मौर्य कला के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों या स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थायी कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता था। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख है। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वरूप स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों का प्रमाण मिले हैं। लोक कला।
लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिले हैं। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपके पास वीडियो पहुंचते रहे। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं यह हेल्पफुल रहेगा इसके लिए। तो चलिए आगे कल देखेंगे बौद्ध काल और जैन काल। बौद्ध काल और जैन काल कल दोनों एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए समाप्त करते हैं।